हे गाइस, वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर ही, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखेंगे हम। तो सबसे पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आप लोग खुद से ट्राई करने का भी कोशिश करो। ए क्रॉस बी को हम लोग निकालना है। दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है। ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी को हमने क्या लिख दिया, आई जे के 2 3 4 और फिर 1 -1 और 3, ठीक है। इस तरह से लिख दिया हमने। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो उसी तरह से प्लस माइनस प्लस लिख लेंगे। यहाँ पे आई लिख देंगे और आई के बाद क्या लिख देंगे, ये वाला चीज़। आई के पास ऐसे दो क्रॉस बनाया और जो भी बच गया वो लिख दिया डिटर्मिनेंट में। फिर माइनस जे है तो यहाँ माइनस जे था तो माइनस जे लिख देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, दो लाइन बनाएंगे क्रॉस। और इसके अलावा क्या बच गया, 2 1 4 3, इसे ऐसे ही एक डिटर्मिनेंट में लिख दिया। फिर के यहाँ पे प्लस के था, आपको याद हो, ऐसे हम लोग ओपन करते हैं, प्लस माइनस प्लस लिख देते हैं। अब प्लस के एज इट इज लिख दिया और यहाँ पे दो क्रॉस बनाया, जो भी चीज़ बची है उसे एक डिटर्मिनेंट में लिख दिया। बस अब इसे सॉल्व करो। तो आई तो ऐसे ही लिखा रहेगा, ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 9 माइनस 4 × -1 -4, तो 9 -4। फिर माइनस जे को ऐसे ही लिख दो और ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 6 माइनस 4 × 1 4। के को ऐसे ही लिख दो प्लस के, और ये क्या हो जाएगा, 2 × -1 -2 और माइनस 3 × 1 दैट इज 3, तो -2 -3। तो ये आ जाएगा क्या, आई में क्या आ गया, 9 + 4 13, 6 - 4 2 और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा -2 जे कैप और यहाँ आ जाएगा -5 के कैप। अगर आपको याद हो, ठीक है, अभी तो आप डिटर्मिनेंट यूज़ करने में उतना फ्रेंडली भी नहीं हो, लेकिन अगर आपको याद हो हमने पहले सेम क्वेश्चन कर रखा है, ये देखो हमने सेम क्वेश्चन यहाँ कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना लेंदी हो रहा था, इसका पहले इन तीनों के साथ करो, फिर इसका इन तीनों के साथ क्रॉस करो, फिर इस 4K का इन तीनों के साथ क्रॉस करो, ठीक है। एक बहुत ही गंदा सा एक्सप्रेशन बन रहा था, तो बहुत लेंदी गया था, इसे एक्सप्लेन करने में ही मुझे काफ़ी टाइम लगा था। तो आप जब इसे लिख रहे होगे तो भी काफ़ी टाइम लगेगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना सिंपल वे में डिटर्मिनेंट यूज करके बहुत ही मतलब रीडेबिलिटी आपकी आसान हो जाती है और आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो इस डिटर्मिनेंट का यूज करके। गलत होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। पिछले वाले में कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस बहुत हाई थे। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक वेक्टर ए लिखा हुआ है, एक वेक्टर बी दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है ए और बी पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, ए और बी को पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा हमें, तो देखो सबसे पहले प्रूफ करो कि ए नॉन जीरो है, फिर प्रूफ करो बी नॉन जीरो है और फिर प्रूफ करो कि ए क्रॉस बी जीरो है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, आपको याद होगा ए क्रॉस बी का जीरो हो जाना कब पॉसिबल है। देखो ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी कब कब जीरो हो सकते हैं, चाहे तो ए जीरो हो जाए, चाहे तो बी जीरो हो जाए, चाहे तो साइन थीटा जीरो हो जाए। ये तीनों में से कोई भी अगर एक जीरो हो गया तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो सिर्फ ए क्रॉस बी को जीरो प्रूफ करने से ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पैरेलल हो गया। ए क्रॉस बी तो तब भी जीरो है जब मॉड ए जीरो हो जाए, ठीक है। तो आप क्या प्रूफ करो, आप ये प्रूफ कर दो कि ए क्रॉस बी तो जीरो है बट मॉड ए और मॉड बी नॉन जीरो है, ठीक है। ए क्रॉस बी तो जीरो है बट मॉड ए और मॉड बी क्या है, नॉन जीरो। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, ए क्रॉस बी जीरो और मॉड ए और मॉड बी नॉन जीरो। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि साइन थीटा डेफिनेटली क्या हो जाएगा, जीरो। साइन थीटा जीरो मतलब थीटा जीरो, यानी कि दो वेक्टर क्या आ गए, पैरेलल आ गए, ठीक है। और एक तरीका तो है डॉट प्रोडक्ट से भी। डॉट प्रोडक्ट से आप एंगल निकालना जानते हो, इन दोनों के बीच का एंगल निकाल दो और एंगल जीरो आ जाए। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट से अगर प्रूफ करना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स अगर क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में तो आप लोग डॉट्स नहीं करना, वो ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर एग्जाम में ये पार्टिकुलरली दिया रहे कि क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से प्रूफ करो ये दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करने का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी को जीरो प्रूफ करना और ए और बी को नॉन जीरो दिखा देना, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में हम मॉड ए दिखाते हैं। मॉड ए कितना आ गया, तो वेक्टर ए दिया हुआ है, मॉड ए आपका आ जाएगा √6 जो कि नॉन जीरो है। मॉड बी उसी तरह आ जाएगा √54, ये भी नॉन जीरो है। अब ए क्रॉस बी निकालो और इसे जीरो आ जाए तो आपका प्रूफ हो जाएगा कि ए और बी क्या है, पैरेलल है। ए क्रॉस बी निकालो, तो ए क्रॉस बी को कैसे निकालेंगे, आई जे के और लिख दिया पहले, उसके बाद 1 - 1 2 लिख दो, तो 1 - 1 2 लिख दिया।
उसके बाद क्या लिख दो 3 -3 और 6, तो लिख दिया हमने 3 - 3 6। अब इसे सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले सॉल्व कैसे करते हैं, ऊपर प्लस माइनस प्लस पहले लिख दो, उसके बाद i प्लस के साथ है तो यहाँ पे प्लस i लिखो और i पे 2 लाइन बना लो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। उसके बाद जो भी टर्म बचा उसे क्या लिख दो, ब्रैकेट में। देखो मैंने यहाँ पे वो वाला टर्म स्किप कर दिया, मैंने ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा नहीं है। मैंने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे क्रॉस किया और मन में इमेजिन कर लिया क्या कि ये डिटर्मिनेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। और आप लोग भी आगे चल के इसी डायरेक्शन में करो, मैक्सिमम स्टेप मन में करो, लेकिन हाँ अभी से मत करना, ठीक है। अभी मैं ये कर रहा हूँ बट आप प्रॉपर इसे डिटर्मिनेंट में लिखना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। जब ऐसा 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तब क्या है कि स्टेप जो है वो मन में ही करने का ट्राई करना। तो ये डिटर्मिनेंट में हो गया। ये डिटर्मिनेंट ऑफ -1 2 और -3 और 6, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, तो 6 × -1 जो कि -6 आता है, -2 × -3, तो 2 × -3 भी क्या आ जाएगा, -6। चलो अब -j लिख दिया हमने और यहाँ पे भी 2 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया। अब क्या बच गया, 1 3 और 2 6। अच्छा 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और -2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 6, ठीक है। तो 6 - 6 लिख दिया। अब प्लस के है तो यहाँ पे प्लस के लिख दिया, 2 लाइन बनाया और जो भी बचा इसे डिटर्मिनेंट में मान लिया। अब 1 × -3 क्या हो जाएगा, -3, और -1 × 3 क्या हो जाएगा, अगेन -3। अब देखो -6 ये दोनों कट जाएगा, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, x - x लिखा हुआ है, ठीक है। ये x - x लिखा हुआ है ऐसा ही कुछ, तो ये तो कट जाएगा ना, तो ये 0 हो जाएगा। ये भी 6 - 6 कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो देखो मॉड a नॉन जीरो, मॉड b नॉन जीरो और a क्रॉस b क्या आ गया, 0। तो ये प्रूफ हो गया कि ये 0 कब हो सकता है, जब a और b दोनों पैरेलल हो, इनके बीच का थीटा क्या हो जाए, 0। इट इज प्रूव्ड। सॉरी। अगला क्वेश्चन, 2 वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। 2 वेक्टर दिए हैं, हमें क्या करना है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर टू बोथ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। एक ऐसा हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि ए और बी दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, उस वेक्टर को जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है उसे हम लोग थोड़ी देर के लिए सी बोलते हैं। मान लेते हैं वेक्टर सी दोनों के परपेंडिकुलर है। अच्छा हमें क्या अभी वेक्टर सी नहीं, हमें इन दोनों के जो परपेंडिकुलर जो वेक्टर फाइंड आउट करना है वो एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। हमारा क्या टारगेट है कि हमें कोई भी एक ऐसा वेक्टर मिल जाए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। जरूरी नहीं यूनिट वेक्टर, हमें कोई भी वेक्टर मिल जाए हम उसे यूनिट वेक्टर बना देंगे कि यूनिट वेक्टर बनाना हमें आता है, ठीक है। हमें कोई भी एक वेक्टर तो मिले जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो हम उस वेक्टर को थोड़ी देर के लिए सीख कहते हैं। अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट से आपको याद आना चाहिए। देखो हमें क्रॉस प्रोडक्ट से याद आया कि जब भी कोई 2 वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते थे ए क्रॉस बी, तो ये जो भी एक रिजल्ट मिलता था ये ए के भी परपेंडिकुलर हुआ करता था और बी के भी परपेंडिकुलर हुआ करता था, ठीक है। तो हम कह देते हैं कि सी को मान लो ए क्रॉस बी, ठीक है ना। सी जो वेक्टर है इसे ही कह दो ए क्रॉस बी को ही कह दो सी, क्योंकि ए क्रॉस बी जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। चलो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आई जे के लिख दो, फिर यहाँ पे 2 3 1 लिख दो, तो 2 3 1 लिख दिया, फिर क्या लिख दो 1 -1 और 1, तो यहाँ लिख दिया 1 -1 1। अब प्लस माइनस प्लस ओपन करो, तो ये अभी वेक्टर सी निकाल रहे हैं। ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है लेकिन हाँ डेफिनेटली एक वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है ए के भी और बी के भी। चलो तो इसे ओपन करते हैं, तो प्लस आई लिखा था तो यहाँ प्लस आई लिख दिया, प्लस आई लिखो या कुछ नहीं लिखो तो ये प्लस आई नहीं माना जाता है। प्लस आई लिखा, यहाँ से 2 लाइन बनाया, जो भी है उसे डिटर्मिनेंट में मान लिया, क्या हो जाएगा 3 × 1 3 -1 × -1, तो ये -1 आ जाएगा, 3 -1। अगेन जे के ऊपर माइनस है मतलब यहाँ -j लिख दो और 2 लाइन बना लो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और ये जो भी टर्म बचा इसे एक डिटर्मिनेंट में मान लो, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 और -1 × 1 क्या हो जाएगा 1। अब के प्लस के साथ है तो यहाँ प्लस के लिख दो और 2 लाइन बना लो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के ऊपर, और जो भी टर्म बचा उसे डिटर्मिनेंट में मान लो। अब 2 × -1 क्या हो जाएगा -2, -3 × 1 क्या हो जाएगा 3। अब ये क्या आ जाएगा 3 -1 यानी कि 4 आई गैप, आई के साथ आ गया 4, 2 -1 मतलब ये 1 आ जाएगा,
तो 1 इंटू यहाँ माइनस जे कैप, तो ये आ जाएगा माइनस जे कैप। उसी तरह -2 -3 ये आ जाएगा -5 के कैप। तो हमें एक ऐसा वेक्टर अब मिल चुका है जो कि ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो। आपको डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकालना आता है, ए और सी के बीच का एंगल निकाल लो या फिर बी और सी के बीच का एंगल निकाल लो। ए से भी सी का एंगल 90 डिग्री आएगा और बी और सी के बीच का एंगल भी 90 डिग्री आएगा। लेकिन हमें एक यूनिट वेक्टर निकालने को कहा गया था जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। कोई नहीं, सी वेक्टर निकल गया तो इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो पहले मॉड सी निकाल लो, मॉड सी आ जाएगा √42। अब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, सी कैप इक्वल टू वेक्टर सी बाई मॉड सी। वेक्टर सी आपको पता है, मॉड सी आपको पता है, सीधा लिख दो वेक्टर सी इतना, सी इक्वल टू वेक्टर सी बाई मॉड सी √42 और वेक्टर सी की जगह क्या लिख दो, ये वाला फोटो। तो ये आपका आ गया सी कैप। सी कैप इज 1/√42 इंटू 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। अच्छा चलो ये तो यूनिट वेक्टर निकाल लिया। सपोज कि अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ रहता कि फाइंड ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर नहीं रहता, फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी हैविंग मैग्नीट्यूड 10, मतलब 10 यूनिट का मैग्नीट्यूड हो और ए और बी दोनों का परपेंडिकुलर हो, तब क्या करते? सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेते और यूनिट वेक्टर जो भी आता उसमें 10 मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, 10 सी कैप। तो क्या आ जाता है 10/√42 इंटू 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। इसका ये एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इस 10 सी कैप का, इसका मैग्नीट्यूड है 10, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं यूनिट वेक्टर नहीं बोले, ऐसा वेक्टर भी बोल सकता है इसका मैग्नीट्यूड 5 हो, 6 हो, 8 हो। लेकिन आप जानते हो कि अगर कहीं किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल गया तो उस डायरेक्शन का आप कितने भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। जितना मैग्नीट्यूड बोले यूनिट वेक्टर में उतना मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये बस ये आगे कुछ एक्सप्रेशन लिखा है, ये बस ये पूछा है कि विच ऑफ दीज आर मीनिंगफुल, इन सब में से कौन कौन सा एक्सप्रेशन मीनिंगफुल है, ठीक है। देखो पहला एक्सप्रेशन क्या लिखा है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि बी क्रॉस सी क्या है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। तो ये जो मैंने लाल घेरा बनाया है ये अपने आप में क्या है, एक वेक्टर है। और इस ये जो लाल घेरा में जो वेक्टर बना है इस वेक्टर का क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो बिल्कुल दो, ये भी वेक्टर और दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल मीनिंगफुल है, इसमें कुछ गड़बड़ हमें दिखा नहीं। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बी क्रॉस सी अगेन अपने आप में क्या है, एक वेक्टर है और इस वेक्टर का एक दूसरे वेक्टर जो कि वेक्टर ए है इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल ये भी मीनिंगफुल है, हो सकता है ऐसा। अगले क्वेश्चन में देखो ए क्रॉस बी डॉट सी लिखा है, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाओ, ये इसे मीनिंगफुल मत बोल देना, ऐसा समझो। ब्रैकेट में ये लिखा हुआ मतलब पहले हम ये करेंगे बी डॉट सी। अच्छा बी डॉट सी जब करेंगे तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा ये अपने आप में डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। तो जो मैंने लाल घेरा बनाया है ये लाल घेरा में क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी लिखा हुआ है। ये जो लाल घेरा है ये अपने आप में एक स्केलर है, अपने आप में एक वेक्टर नहीं है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक वेक्टर का एक स्केलर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक तो ये मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है, ठीक है ना। क्यों मीनिंगलेस है, क्योंकि एक वेक्टर का एक स्केलर के साथ सिंपल प्रोडक्ट होता है, डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है, उसका एक सिंपल प्रोडक्ट होता है और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगलेस है। ये मीनिंगफुल है, ये मीनिंगफुल है। अच्छा यहाँ ए डॉट बी डॉट सी लिखा है, अब इसे भी देखो, सबसे पहले बी डॉट सी करेंगे तो जो मैंने लाल घेरा बनाया ये अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एक डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक स्केलर और एक वेक्टर के बीच में क्या लिखा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये भी मीनिंगलेस है, ठीक है ना। तो ये भी मीनिंगलेस है और ये भी मीनिंगलेस है, क्योंकि एक वेक्टर का एक स्केलर के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, उसका सिंपल प्रोडक्ट होता है। यहाँ क्या था, एक वेक्टर का एक स्केलर के साथ क्रॉस हो रहा था, यहाँ भी इसी वजह से मीनिंगलेस था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ देयर आर 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ठीक है, 3 वेक्टर दिए हुए हैं सच दैट वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। 3 वेक्टर दिया हुआ है जिसमें वेक्टर सी को कहा है कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, वहाँ दिख भी रहा है ये जो डायरेक्शन ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, ठीक है ना।
ऑप्शन बी है सी क्रॉस ए डॉट बी इक्वल टू 0, ऑप्शन सी है सी डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा ये बताओ, इसको तो देखते ही ऑप्शन बी को रिजेक्ट कर दोगे, क्यों? क्योंकि ये जो है ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी है और सी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अभी हमने पढ़ा है ऊपर, तो एक वेक्टर का एक स्केलर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं हो सकता, ये तो मीनिंगलेस है। ठीक है ना, ये तो हो ही नहीं सकता, इसका रिजल्ट 0 क्या होना। ये ऑप्शन बी में जो भी चीज़ लिखा है एक मीनिंगलेस बात लिखा है, तो ऑप्शन बी तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता अपना। चलो ऑप्शन ए की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या लिखा है, सी क्रॉस ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले ये बताओ, मैं ए और बी को अलग से बनाता हूँ यहाँ पे नीचे, ए और बी, और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने का कोशिश करते हैं हम। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो क्या निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ना ए का मैग्नीट्यूड पता है ना बी का, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे, बट डायरेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। स्क्रू मेथड से लगाओ, यहाँ पे एक स्क्रू हमने बना दिया और स्क्रू को रोटेट करते हैं ए से बी की तरफ। ए क्रॉस बी लिखा है मतलब ए से बी की तरफ, तो ए से बी की तरफ स्क्रू रोटेट करो। ठीक है, ये स्क्रू किधर आएगा, जब ए से बी की तरफ हम स्क्रू को रोटेट करेंगे तो बाहर की तरफ आएगा, मतलब परपेंडिकुलरली आउटवार्ड आएगा। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलरली आउटवार्ड, और सी का डायरेक्शन भी क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलरली आउटवार्ड। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन और सी का डायरेक्शन दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, मतलब दोनों ही पैरेलल वेक्टर्स हैं, दोनों ही परपेंडिकुलरली आउटवार्ड हैं, देख लो। ठीक है, तो जब दोनों वेक्टर पैरेलल हों, दोनों का डायरेक्शन सेम हो, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आता है, 0। हमने पढ़ा है, अभी ऊपर पढ़ा है हमने कहीं पे। ठीक है, मैंने एक नोट करके लिखवाया भी था। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल देन ए क्रॉस बी क्या हो जाता है, 0। हमने समझा था क्यों 0 होता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक कॉन्सेप्चुअल, कि ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन और वेक्टर सी का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। इस वजह से ज़रूरी नहीं है कि सी और ए क्रॉस बी बराबर ही हो, सी अलग वेक्टर भी हो सकता है कोई, बट हमें ये पता है कि इसका और इसका डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट को हम 0 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। अच्छा, ऑप्शन सी को भी देखते हैं। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ, सी का डायरेक्शन भी है बाहर की तरफ। ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा, वो तो 0 है। ए क्रॉस बी और सी, इन दोनों के बीच का एंगल तो 0 है, बट सी डॉट ए क्रॉस बी को हम लोग 0 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? सी डॉट ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, मॉड सी इंटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू कॉस 0। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट यही तो होता है, ए डॉट बी अगर कोई पूछता है तो क्या कहते हैं, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। तो सी डॉट ए क्रॉस बी पूछेगा तो मॉड सी इंटू मॉड ए क्रॉस बी इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा क्या है, 0 है, तो कॉस 0 क्या हो जाता है, कॉस 0 1 होता है। और हमें ना मॉड सी पता ना ए क्रॉस बी का वैल्यू पता। ठीक है, ना ए क्रॉस बी का वैल्यू पता है ना मॉड सी का वैल्यू पता है, तो इसे हम 0 नहीं कह सकते हैं। ये भी 0 नहीं हो रहा है और ये दोनों क्या है ये हमें पता नहीं है, तो इसे 0 कहना गलत होगा। और ऑप्शन डी नन ऑफ दीजिए, तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी एक थोड़ा सा हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में और देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद आपका क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।